नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी पॉलिटी की अगली क्लास में बोल सकते हो चैप्टर नंबर 2 है या फिर संविधान का भाग जो है उसी में जो अगला भाग है भाग 2, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, अर्थात सिटीजनशिप के बारे में बताया गया कि अगर हम भारतीय हैं या किसी भी देश की नागरिकता क्या होती है। पहली बात तो ये है नागरिकता होती क्या है। दूसरी बात यह है कि नागरिकता क्यों आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को और अपने संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, कैसे हमको नागरिकता प्राप्त है, कि हम लोगों को कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी कि अपने माँ बाप यहाँ पैदा हुए और उनके थ्रू हम लोगों को भी वो नागरिकता भारतीय मिल गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नागरिकता अगर बात की जाए तो है क्या, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, तो नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है, इकहरी बोल सकते हो या फिर एकल नागरिकता का प्रावधान है कि मतलब हम भारतीय हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम यूपी के हैं, हम कन्नौज के हैं तो कन्नौजिया, यूपी के हैं तो यूपी वाले, बिहार के हैं तो बिहारी, ऐसा कुछ नहीं ना। हम क्या हैं, तो हम केवल भारतीय हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कि अमेरिका में देश को लेके एक अलग नागरिकता होगी और राज्य को लेके एक अलग नागरिकता होगी। ठीक है, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। कहाँ के बात की जा रही, हम देश के तो नागरिक हैं और राज्यों के क्या हैं, निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, मतलब नागरिकता का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया, भारत में संविधान में, तो ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता पर सबसे पहले विवरण किसने प्रस्तुत किया था, तो अरस्तू ने किया था। ठीक है, भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता जो की है, नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1986 अर्थात 1986 में किया गया। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या दी जाती हैं, दिया जाता है। ठीक है, और वोटर ID कार्ड हो गया। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, जो भारतीय नहीं है उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं नागरिकता के बारे में। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 5 से। कहाँ से, तो अनुच्छेद 5 से। 4 तक तो देख लिए थे, 1 से लेके 4 तक क्या था 1 से लेके 4 तक था भारत और भारत के राज्य क्षेत्र, इन सबके संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, जो है आर्टिकल नंबर 5 से शुरू। ठीक है, आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जब भी देश आजाद हुआ था अपना, तो जितने भी देश में भारतीय या फिर बोल सकते हो जो भारत के मूल निवासी थे, या बोल सकते हो जो भारत में उपस्थित थे उस टाइम पे, उन सभी को भारतीय नागरिकता दी गई थी जब देश आजाद हुआ था। और ये बात कही गई अनुच्छेद नंबर 5 में। 6 में क्या कहा गया, अब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, 47 में ही हुआ था, तो उसके लिए प्रावधान है। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे विभाजन के पश्चात, लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कहा यह गया था कि जो अगर संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते थे, जो भारत में आना चाहते थे, अगर वो आ जाते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, और जो संविधान बनने के बाद आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई। परमिट रूल लागू कब से हुआ था, 19 जुलाई 1948 में। ये जो आर्टिकल है ये कब से लागू हुआ, अगर देखा जाए, ये रूल एक नियम बना था। ये आर्टिकल तो बाद में आया संविधान बनने के बाद, लेकिन अगर ये एक नियम बना था जिसको हम परमिट रूल के नाम से जानते हैं, जो कि 19 जुलाई 1948 को बन के लागू हो गया था। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। साथ में ये कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद में जो भारत से कुछ लोग थे जो पाकिस्तान गए थे, भाई पाकिस्तान कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक राष्ट्र ही था तो उसको अलग कर दिया गया, नहीं। अभी भी पंजाब में या फिर बोल सकते हो राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर किए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर रिश्तेदारी उनकी पाकिस्तान में, कि पता चला कि पापा यहाँ रह रहे थे और चाचा चले गए पाकिस्तान, या उनका घर पाकिस्तान में पड़ गया तो पाकिस्तान रहे। और उदाहरण के तौर पे यही मान लो, हम लोग कन्नौज में रह रहे, बहुत सारे लोग कन्नौज के कहाँ रह रहे, कोई कानपुर रह रहा, कोई लखनऊ रह रहा। अब पता चले कहीं बीच से रेखा खींच दी जाए
कि शिवराजपुर के उधर साइड दूसरा देश और इधर साइड दूसरा देश। तो सेम वही कंडीशन हुई थी। इस वजह से ये नियम बनाया गया कि जो भी स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए थे और वो किसी कारणवश वहां फंस गए और वहां से जब वो वापस आएंगे, संविधान बनने से पहले अगर वो भी वापस आ गए तो उनको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। इसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई भारतीय है जो भारत का मूल निवासी है, भारत की नागरिकता लिए है, अगर वो कहीं बाहर किसी देश में घूमने जा रहा है और वो घूमने जा रहा है उसके साथ में वहाँ पर कहीं कोई काम करने जा रहा है, कोई पढ़ाई करने जा रहा है, तो कोई व्यापार करने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी की भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर वो वहां पर विवाह कर ले या वहां की नागरिकता धारण कर ले तो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखो, जो वही बात कि अगर कोई विदेशी नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात आती है अनुच्छेद 10 में। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। मतलब अगर कोई देश विरोधी कार्य करता है, पता चले कि कोई आतंकवादी वाली गतिविधि कर दे हैं, या पता चले कि कोई इतना घटिया काम करे जिससे देश की छवि प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता भारतीय सरकार या फिर भारतीय कोर्ट न्यायालय उसकी नागरिकता को छीन सकते हैं या फिर ले सकते हैं। ये बात कही गई। इसके बाद अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। लेकिन अगर लीड करेगा कोई तो वो कौन करेगा? भारत का जो भी उस टाइम का गृह मंत्री होगा। जैसे कि अभी अभी आपने सुना हो सीए और एनआरसी आई थी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या था, क्या बवंडर था, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो कौन लाया था? गृह मंत्री जी तो लाए थे भाई। संसद में वो बिल पास होना है, लेकिन उसको प्रस्तुत कौन करेगा? तो गृह मंत्री करेगा। अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून बनेगा तो भारत का गृह मंत्री उसको संसद के सामने उस बिल को, उस विधेयक को रखेगा। ठीक है, अगर रुपया पैसे से संबंधित हुआ तो भारत के वित्त मंत्री रखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें क्या होगा कि सबके दायित्व बटे हुए हैं, जैसे कि नागरिकता वाला गृह मंत्री के अंडर में है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या क्या था देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां बताई गई कि अगर भारत में रहते हो, अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, या आप रहते हो तो आपको कैसे प्राप्त हो जाएगी स्वतः ही। ठीक है, नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां बताई गई, प्राप्त करने के लिए 5 और डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए 3 विधियां। सबसे पहले प्राप्त करने के लिए देखते हैं जो 5 विधियां हैं। सबसे पहले क्या है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। सबसे पहले जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर ये 1986 में कानून बना, कैसे जन्म के आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है वो बात बताएगी। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। अगर हमारे माता पिता यहाँ भारत में रहे, यहीं के नागरिक हैं, तो हम अगर पैदा हुए हैं तो हमें स्वतः ही वो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई। हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। ये उदाहरण के तौर में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं वंश के आधार पर 1992 में आया था ये नियम कि वंश के आधार पर कैसे होगी। तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसमें यह कहा गया है अगर पता चले कि आप नागरिकता भारतीय लिए और नौकरी करने आप अमेरिका चले गए, और अमेरिका अगर आप नौकरी करने चले गए और वहां की नागरिकता नहीं ली, तो अगर आपका बच्चा वहीं अमेरिका में ही पैदा हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो आपके बच्चे को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी कि भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर अमेरिका में ही जाके आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली तो वहां की नागरिकता आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ की नागरिकता छोड़ी नहीं, बस वहां नौकरी करने गए थे और पत्नी के साथ थे, वहां पर क्या हुआ तो आपके बच्चे हो गए और उन बच्चों को फिर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये बात इसमें कही गई। जैसे उदाहरण के तौर पे शिखर धवन का जो बच्चा है
और सानिया मिर्जा का बच्चा। ये है तो भारतीय। सानिया मिर्जा कौन है? भारतीय है भाई, या तो माता हो भारतीय या पिता हो भारतीय, कोई सी एक का भारतीय होना आवश्यक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब सानिया मिर्जा तो भारतीय हैं और इनके हस्बैंड पाकिस्तानी हैं, तो बच्चे की नागरिकता वही मिलेगी जो वो चाहेंगी। उदाहरण के तौर पे अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान में रहेंगी तो पाकिस्तान में अगर उनकी इच्छा ये हुई कि हम पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लें, तो उनके बच्चे को भी कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? पाकिस्तान की। लेकिन अगर वो भारत में रहना चाहती हैं, भले ही विवाह उन्होंने पाकिस्तान में किया, तो उनके बच्चे और उनका इच्छा भी है कि हमारा बच्चा भी यहीं रहे, तो उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? तो इनको नागरिकता भारत की मिलेगी, इनके बच्चे को। सेम ऐसे ही शिखर धवन वाले केस में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद पंजीकरण क्या होता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। अब ये राष्ट्रमंडल होता क्या, ये भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद में ये बात आपको समझ में आएगी कि आपको पहली बात ये समझा दें कि 7 साल अगर आप कहीं फॉरेन में रह रहे हो, वहाँ से भारत में रहने आए, तो नागरिकता आपके पास में किसी अन्य देश की है और आप भारत में रहना चाहते हो, आपको फिर नागरिकता कैसे मिलेगी? उस स्थिति में आपको भारत में 7 साल रहना ही पड़ेगा, बिना किसी क्राइम किए हुए, बिना कोई ऐसी गतिविधि किए हुए जिससे सरकार को लगे कि आप भारत के योग्य नहीं हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देशीकरण, या फिर बोल सकते हो देशीकरण, जैसे कि इसमें क्या है, तो वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान सकते हो कि कोई बाहरी व्यक्ति है जो भारत में रहना चाहता है और वो भारत में लगभग 10-15 साल से भारत के किसी भी बड़े संस्था में, जैसे कि वैज्ञानिक संस्था बोल सकते हो, इसरो में काम कर रहा है, ठीक है, और वो भारत में ही रहना चाहता है, वो रहने नहीं चाहता, अपने देश जाना नहीं चाहता, उसे यहाँ अच्छा लगा और उसने यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ की कोई ना कोई भाषा उसे आती है, अरे किसी को कुछ नहीं तो इंग्लिश तो आती होगी, ये भाषा यहाँ पर हो गई, ठीक है, मान ली गई, तो कोई ना कोई भाषा उसे आती हो और यहाँ के कल्चर का और यहाँ की जो सभ्यताएं हैं उनको वो अडॉप्ट कर ले, तो और उनके प्रति सकारात्मक सोच रखे, तो उसको भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे मदर टेरेसा जो थी वो भारत में आई थी कोलकाता में, तो इनको भारत की नागरिकता दे दी गई। इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया था आके अपने यहाँ पे, तो वो बात रही। इसके बाद में अर्जित भूमि के द्वारा कैसे नागरिकता मिल सकती है, पांचवी बात है। जैसे कि पता चला कि भारत आज तो बढ़िया, जहाँ तक है जितना मैप देख रहे हो उतना ही है, कल को भारत पाकिस्तान पे क्या करे, अखंड भारत वाला कब्जा करके, कब्जा क्या करना, वो वापस ही लेना, कब्जा थोड़ी ना करना है, कब्जा तो वो किए बैठे थे अपने पीओके को, अभी भी किए हैं, तो उसको वापस लेना है। तो कल को हमने पाकिस्तान को वापस ले लिया, मार कूट के लतिया के उसको वापस ले लिया। अब वहाँ के जो नागरिक हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, नागरिकता देनी पड़ेगी। तो फिर कौन सी नागरिकता देंगे, तो भारत की नागरिकता देंगे। अर्जित भूमि का मतलब ये हुआ। या कोई विदेशी भूमि जो भारत में रहना चाहे, जैसे सिक्किम थे, सिक्किम एक बाहरी भूमि थी, स्टार्ट में उसे सहराज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसको भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब उसको दर्जा जब पूर्ण राज्य का मिल गया, जो वहाँ के नागरिक थे, उससे पहले तो वो बाहरी थे, वो अपने लिए बाहरी थे, लेकिन जब उनको राज्य का दर्जा मिल गया, वो भारत में आ गए, भारत की अर्जित भूमि है या फिर स्वतः ही सम्मिलित होने वाली भूमि है, तो वहाँ की जो जनता है उसको स्वतः ही भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी या उनको प्राप्त हो जाएगी, ये बात इसमें कही गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें बताया गया, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि नागरिकता में पहला जो संशोधन था 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और 2019 में संशोधन किया गया, जिसमें ये एनआरसी वगैरह आए थे। अच्छा आपने कई शब्द सुने होंगे, खासकर पंजाबीज मूवी जो होती हैं, पंजाबियों की जो मूवी होती हैं, उसमें एक शब्द बड़ा सुना होगा, एनआरआई। एनआरआई दमाद है, वो देखी हुई हमला पगला दीवाना, जिसमें सनी देओल और धर्मेंद्र पाजी और क्या नाम है उनका, बॉबी देओल वगैरह, पूरे ये पूरा परिवार होता है उनका, और कैसे वो लोग कनाडा से आते हैं और भारत में कैसे वो रहते हैं आके, और उनको क्या बोला था, एनआरआई, ठीक है। एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा, लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो,
तो वो क्या कहलाएगा, एनआरआई। उदाहरण के तौर पे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, कल को आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हो जाए, वहाँ पे आप पढ़ने जाओ और आप 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रुक जाओ। जैसे एक मेरा मित्र है और वो रसिया में पढ़ रहा है और रसिया में वो MBBS कर रहा है, तो अब उसको 1 साल हो गया। भाई डेली तो कोई नहीं आ पाएगा, 3-4 लाख रुपए किराए का खर्चा हो जाता है, तो साल में 1-2 बार आता, तो 6 महीने से ज़्यादा रह रहा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, NRI, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया, अर्थात उनके पास भारतीय नागरिकता तो है, भारतीय नागरिकता तो है और ना खत्म हुई, वो बाहर पढ़ रहे हैं अपने, जब भी भारत में आएंगे फिर एक्टिव, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ओवरसीज नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मी नल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वीजा के भारत सुलह जा सकता है, उसका वीजा आजीवन, ऐसा समझो, उसमें थोड़ा मिसटाइप है। अगर कोई भारतीय व्यापारी है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो भारत को छोड़ के कहीं और चला गया, ठीक है, और उसने कहीं और की नागरिकता, किसी विदेशी देश की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली, धारण कर ली। अब वो सोच रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, व्यापार तो कर लिया लेकिन वो ना गांव का मज़ा, वो बचपन में खेले थे वो यादें, भारत की मिट्टी, भारत की बंधुत्व वाली भावना, हर एक दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना, प्रतिष्ठा देना सबको, तो वो चीज़ें राम दुहार करना, ये विदेशों में नहीं है कि चच्चा बगल से निकल चच्चा राम राम, ये चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें के लिए अगर वो वहाँ मिस कर रहा और वो सोच रहा कि हम भारत में चलें, यार मज़ा नहीं आ रहा, पैसा तो कमा लिया लेकिन सुकून नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भारत में आते हैं। फिर भारत में वापस आने के बाद में उनको नागरिकता इस एक्ट के द्वारा, जो कि इस समिति द्वारा बनाई गई थी, लक्ष्मी नल सिंधवी समिति द्वारा, उसके द्वारा उनको नागरिकता तो नहीं लेकिन वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा क्या होता है वो भी हम तुम्हें समझाते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा इसमें है, हम वो सारी बातें आप जो हम यहाँ पर अगर बोलेंगे, कोई शब्द प्रयोग करेंगे, वो सारे शब्दों का मतलब आपको आज इस क्लास में पता होगा। नागरिकता से रिलेटेड आपको कहीं कोई दूसरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखनी, चाहे वो संविधान से रिलेटेड हो, चाहे संविधान से रिलेटेड कोई कानून हो उससे रिलेटेड हो, या फिर आपके दिमाग में चल रही बहुत सारी उथल पुथल से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसको आजीवन वीज़ा मिल जाएगा कि वो जब भी चाहे भारत में आ सकता है, किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं, ये बात इसमें कही गई। और वीज़ा और पासपोर्ट होता क्या, जस्ट इसके बाद में हम इसको समझा रहे हैं। नागरिकता समाप्त होने की कौन सी 3 शर्तें हैं? 3 शर्तें वो कौन सी हैं? विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले कोई अगर, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अभी बताए थे कि अगर कोई भारतीय विदेश में जा रहा है, वहाँ की नागरिकता धारण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार अगर वो छोड़ दे, अपनी इच्छा अनुसार वो छोड़ दे, उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पता चला कि कोई भारत में रह रहा, उसकी इच्छा है नहीं भारत में रहने की, तो उसने कहा कि चलो भारतीय नागरिकता को हम छोड़ के हम कहीं थाईलैंड में रह जाके, या कहीं और कहीं बढ़िया यूरोप कंट्री में रहेंगे जाके। जैसे बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोप में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स बहुत कम पड़ता है। अपने यहाँ टैक्स ज़्यादा पड़ता है, 60% 50% के आसपास टैक्स पड़ता है पैसे पे। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाया तो आपका लगभग 50 लाख से 60 लाख रुपए टैक्स में ही चला जाएगा, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। तो वो बात कही गई। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा हुई तो वो बाहर चले गए, रहने लगे जाके, तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही नागरिकता छोड़ दी और वहाँ की नागरिकता अपना ली। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो तीसरा तरीका है नागरिकता छोड़ने का, वो क्या है? सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, बिना बताए लगातार 7 वर्ष से विदेश में रह जाए। कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि क्या कर रहा हो कि संविधान में आस्था न रखे, मतलब संविधान का ही विरोध करने लगे कि हम भारत में रहते हैं, हम संविधान नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा करने लगे। या फिर पागल हो जाएगा, मतलब उस टाइप से नहीं जैसे आप समझ रहे हो कि भाई ऐसे तो बहुत सारे पागल हैं, हर शहर में 1-2 पागल मिल जाएंगे घूमते हुए बोरी टांगे हुए, वो लोग नहीं। यहाँ बात की जा रही है जो भारत में रहने आया, भारत की नागरिकता उसके पास है, या फिर जो जिसके पास में जो भारत में ही पैदा हुआ नागरिकता है, लेकिन वो किसी तरह से वो पागल हो गया और भारत के विरोध में गतिविधि करने लगा। कहने का मतलब ये बोल सकते हो कि कल को कोई व्यक्ति यहाँ पर आतंकवादी बन जाए। वो पागल ही तो होते हैं ना, भारत में रह रहे, भारत का खा रहे और इधर उधर जाके
भारत के ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली वाला हुआ था, रहती जो भारत में ही थी वो लड़की भी और वो जो 2-3 लोग थे लेकिन ऐसी गतिविधि की उन्होंने जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ है, कई सारी लोगों की हत्या कर दी, हत्या ही बोलेंगे उसको ना, तो हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में ये लोग पागल ही तो हैं कि भोंपा है कि दिमाग है ही नहीं, खाना नहीं खाते, पता नहीं क्या खाते हैं। हाँ वही जो आप समझ रहे हो, हाँ वही, हाँ ठीक है। तो हाँ तो वही खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास अकल ही नहीं, तो ये पागल ही तो हैं। ये ऐसे टाइप के पागल की बात की जा रही। या धोखे से नागरिकता, जैसे बहुत सारे बांग्लादेश से शरणार्थी आए, चुपचाप यहाँ पर घुसाए, बांग्लादेश के थ्रू पता चलता है। अभी वो कुछ 1-2 हमने पॉडकास्ट देखे तो उसमें बताया जा रहा था कि बांग्लादेश से लोग असम और ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में घुसाते हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके फिर अपने यहाँ दिल्ली और इन सभी जगहों पे झोपड़पट्टी बना के रहने लगते हैं। और आधार कार्ड बनवाना कोई बड़ी चीज़ नहीं, पट्टे से आधार कार्ड बनवा लेते हैं। आज सारी जुगाड़ होती है ना इन लोगों की। वोट बैंक बड़ी बड़ी सरकारों का नहीं चल रहा, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी पार्टियां केवल इन्हीं के दम पे सरकार में आ रही, तो उनको भी इससे किसी भी तरह से नुकसान नहीं। उनको तो फायदा ही है कि चलो मेरी सरकार बन रही है, उन्हें ये फायदा है कि चलो हमें नागरिकता मिल रही। भूखे जहाँ पे मर रहे थे वहाँ पे खाने को कुछ नहीं था, यहाँ पर बढ़िया खा पी रहे हैं, बढ़िया आयस से रह रहे हैं, कोई 3-13 यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है, कोई दंगा नहीं हो रहा। वहाँ पे यही काम होता ही रहता है जहाँ से वो बांग्लादेशी आए हैं, बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पर आके वो रहने लगे। अब ऐसी स्थिति में अगर वो पकड़े जाएं तो क्या होगा? भाई तुमने धोखेबाजी में यहाँ पर आए, पहली बात तो धोखेबाजी से घुसाए अंदर, फिर तुमने यहाँ पे धोखे से नागरिकता भी ले ली। धोखे से तो नहीं ली, जान के ले रहे हो ना नागरिकता, लेकिन धोखा तो भारत को दे रहे हो, वो बात कह रहे हैं। तो नागरिकता ले ली, तो ऐसी स्थिति में भी आपको यहाँ पे लतिया के भगा दिया जाएगा दोबारा बांग्लादेश में। और ऐसा सरकार को करना भी चाहिए। कम से कम 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसे बैठे हैं पूरे भारत में, तो सरकार को यहाँ पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इनको क्यों फ्री फंड में खिलाओ, भगाओ इनको, जब ये पहले ही देश मांग चुके अपना। नहीं तो फिर ये साफ बोल दें कि नहीं चल रहा है भैया, उस पर कब उसको ले लो, भारत में ही मिला लो, तो मिला लिया जाए, फिर अखंड भारत का एक कोना और पूरा हो जाएगा। वो भी चिकन नेक वाला मसला हल हो जाएगा जिसपे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है भारत को। तो ये बात है। इसके बाद में कोई व्यक्ति ऐसा है जो 7 साल से भारत से बाहर रह रहा है और उसने किसी भी तरह से भारत के ना तो दूतावास में और ना भारत में आके किसी भी तरह से, जो कि नागरिकता का एक ऑफिस होता है वहाँ पर जाके बताया कि हम 7 साल से रह रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी उसने नहीं दी, बिना बताए वहाँ रह रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अभी एक शब्द देखा था वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा ऐसे समझ लो, पहले पासपोर्ट समझ लो, वीज़ा आपको समझ में आ जाएगा। पासपोर्ट क्या होता है कि भैया पासपोर्ट बन गो मेरो, अब हम जा रहे हैं अमेरिका घूमन, ऐसा सुना होगा। तो पासपोर्ट का मतलब ये होता है, अगर आपका पासपोर्ट बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप अब भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में जा सकते हो, और ऐसी परमिशन या बोल सकते हो ऐसी आपको भारतीय सरकार ने अनुमति दे दी कि अब आप भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में घूमने के उद्देश्य से, या बोल सकते हो पढ़ने के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य या किसी ऐसे उद्देश्य से जो जायज़ है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी दूसरे देश में जाके बम फोड़ दो जाके, या फिर दूसरे देश में जाके लड़ाई कर दो जाके, ऐसा कुछ नहीं। तो जा रहे हो, ऐसी अनुमति भारत सरकार आपको दे देती है, और इस अनुमति को एक पेपर पे जो दिखाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो पासपोर्ट। अब आपको पता चला कि आपके पास पासपोर्ट आ गया, भारत सरकार ने अनुमति दे दी, अब हम बाहर कहीं जा सकते हैं। तो चलो भाई कहाँ ले चलें? यूरोप चलें यार, बढ़िया जगह है, ठंडक रहती है, वहीं चलें। उन लोगों ने इतना साल हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों को गुलाम रखा, वहाँ भी ट्राई करते हैं, चलें 2-4 करोड़ लोग हो जाएगा, ठीक है। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं, तो चलें वहाँ पे। अब पता चला कि अब हम लोगों के पास परमिशन है भारत सरकार की कि ये पासपोर्ट है, तो इसके थ्रू हम लोग वहाँ जा सकते हैं, ऐसी भारत सरकार ने अनुमति दे दी, कहीं भी जा सकते हो आप, किसी भी देश की यात्रा कर सकते हो। अब अगर आपको यूरोप में किसी कंट्रीज में जाना है, जैसे कि मान लिया सबसे बढ़िया स्वीडन, फिनलैंड, और ये जो ऊपर साइड जो यूरोप में उत्तरी साइड में देश हैं, बड़े बढ़िया हैं, सुकून है वहाँ पे, हर एक चीज़ में रैंकिंग जो इनकी है वो नंबर 1 ही है, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। चलो मान लिया स्वीडन चले, स्वीडन गए, और स्वीडन में गए कैसे? पहले हम लोगों ने यहाँ पे फ्लाइट बुक की, इसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और स्वीडन की सरकार ने आपके उस पर मोहर लगा दी कि हाँ, वीज़ा का मतलब ये होता है कि अब हम ये मोहर लगा रहे हैं आपके पासपोर्ट पे, और वीज़ा का मतलब यहाँ से ये हो गया कि अब आप हमारे देश में आ सकते हो, ऐसी परमिशन हम आपको देते हैं। तो पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि भारत सरकार ने आपको परमिशन दे दी कहीं बाहर जाने के लिए, और वीज़ा का मतलब ये होता है कि जिस देश में आप जा रहे हो उस देश ने ये आपको अनुमति दे दी कि अब आप हमारे देश में
आ सकते हो। ये बात हो गई पासपोर्ट और वीजा की, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। कोशिश करते हैं कि देसी भाषा में बताएं, ज़्यादा बढ़िया है, और उदाहरण भी अपने आसपास के ही हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े जाए। इसके बाद में देखते हैं एम्बेसडर, राजदूत। प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को, और ये वही बात है कि वहाँ पर एक राजदूत होगा, एम्बेसी होगी। अब एक्ट टाइगर देखी होगी, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें भारतीय दूतावास दिखाया गया। हर देश में एक ना एक एम्बेसी होती है, वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है, जिसको हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं, और यूपीएससी के थ्रू जाते हैं ये लोग, और इनके पद को बोलते हैं IFS, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर भी इससे पहले IFS अधिकारी ही थे। वो भी बहुत सारे दूतावास में, रशिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ के दूतावास में जाके एम्बेसडर के पद पे रह चुके हैं वो, ठीक है। इस वजह से उनको इतनी सारी जानकारी है डिप्लोमेसी की। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्यवाही, गिरफ्तारी, मुकदमा नहीं कर सकता, याद रखना। चाहे वो भारत में कोई राजदूत रह रहा हो या राजदूत भारतीय कोई बाहर रह रहा हो, अगर उसने कोई वहां पे अपराध किया है तो कोई भी देश उस राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस हो, चाहे उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी हो, चाहे मुकदमा, चाहे वो कुछ भी कर दे, कोई कर नहीं सकता उस देश का। वो यहाँ पर भारत में भेजा जाएगा और भारत में ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी, भारतीय जो भी कानून है उस हिसाब से। लेकिन उस देश का जो कानून है वो उस पर लागू नहीं होगा, ये बात कही गई। यह व्यवस्था वियना समझौता, एक समझौता हुआ था उसमें ये रखी गई थी। वियना समझौता के तहत किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कहा जाता है। जो राष्ट्रमंडल के देश हैं उनके जो राजदूत हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, याद रखना। अब ये राष्ट्रमंडल देश कौन है? तो वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी थी? तो 53 है, ठीक है। जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड के जो देश है, इंग्लैंड देश है, उसके गुलाम रहे, उनको राष्ट्रमंडल का देश कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में स्थित है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? महाराज चार्ल्स तृतीय को बनाया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब CAA आपने सुना होगा, NRC सुना होगा, इन सबको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। CAA क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या 2019, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या था? यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित किया गया, और एक यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया जाएगा। ये बात कही गई कि जो भारत, भाई अगर देखा जाए तो जितने भी जो अपने भारत के टुकड़े हुए, उन सभी लोगों ने धर्म को देख के ही अब अलग देश मांगा था कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। और वहां पर जो अल्पसंख्यक रह गए, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम रह गई, अल्प रह गई, वहाँ के जो नागरिक हैं जो भारत में रहना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे किसी भी तरह से उनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना की जा रही कि या तो तुम मेरा धर्म अपना लो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम्हारी स्त्रियों के साथ ऐसा करेंगे, और ऐसा करते भी हैं, ठीक है। इसमें कोई वैसी बात नहीं है, आप लोग न्यूज़ देखते हो वहाँ पे दिखता भी है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे अगर कोई बौद्धिस्ट रह रहा हो, कोई हिंदू रह रहा हो, कोई सिख, जैन, पारसी या ईसाई रह रहा हो, उनको भारतीय नागरिकता इसके थ्रू दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं था, इसी वजह से वहाँ पर कहाँ पे शाहीन बाग दिल्ली में ये सब ड्रामेबाजी उन लोगों ने की थी। अब उन लोगों ने नहीं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, केवल वही मुसलमान जो चाहते हैं, जिनके फूफा, फुप्पी, खाला, खालू जो बांग्लादेश में रहते हैं और उनको धीरे से चुप में बैठाल के अपने घरे बैठाल रखी है। बस वो बात हो गई कि वो भारत में खा रहे हैं और कल को यही जाके मंदिरों में या फिर पब्लिक प्लेस पे जाके फटेंगे, क्योंकि यहाँ पर काम इतना भी नहीं है ना कि जितना वो सोच के आए, और उनकी मानसिकता भी नहीं है वैसी। वो तो यहाँ कमाने आए, नहीं तो उनको किसी भी तरह से अपना पेट भरना है। दूसरी बात
कि वो स्टार्ट से ही उनके अंदर राष्ट्र का प्रेम नहीं है, भारतीय होने का उनको किसी भी तरह से प्रेमी नहीं है भारत से, तो फिर वो फटेंगे ही, सीधी सी बात फटेंगे, और फटते ही हैं। तो वो बात यहाँ पर रखी गई, इस वजह से उनका नाम नहीं रखा गया। और जो भारत में अल्पसंख्यक आना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के बारे में बता दिया, उनके लिए पहले कानून था 7 वर्ष का, अब उनके लिए छूट दे दी गई 5 वर्ष की। केवल 5 वर्ष आप भारत में रहो, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति का सम्मान करो, भारतीय होने का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो, और किसी भी तरह से यहाँ पे जब तक हम आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, आप किसी भी अपराध में आप सम्मिलित ना हो, हम आपको भारतीय नागरिकता दे देंगे। ये बात इसमें कही गई थी। अच्छा, कोई भी इस बात को लेके ज़्यादा चिंतन ना करे, और ये बात जो थी वो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो थोड़े कड़ुए होंगे, और कड़ुए इस वजह से होंगे कि उदाहरण ही हमें ऐसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी विषय ही ऐसा है। अगर हमने बाकी टीचर्स की तरह इधर उधर के दूर के उदाहरण दे के समझाया, नहीं समझ में आएगा। जो अपने पास में उदाहरण है वही देंगे। तो किसी भी तरह से आप हमारे पास पढ़ने आए हो, नॉलेज लेने आए हो, ना कि आप यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हम आपको आपकी ही भाषा में समझा दें वो बात जो बात ना समझ में आई हो अभी तक तमाम यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया, ठीक है। जो 7 शरणार्थी थे, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख, जैन, पारसी, इसमें से कोई हो, उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई, और ऐसे शरणार्थियों की संख्या 7 थी। तो ये बात इसमें कही गई। इसके बाद में एनआरसी क्या थी? एनआरसी से देखो, सीएए का मतलब है कि नागरिकता देंगे। एनआरसी में क्या है? एनआरसी में ये कहा गया, इसका पहले फुल फॉर्म देख लो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें भारतीय जो नागरिक हैं उन सबका यहाँ पर ब्यौरा होगा, ये बात इसमें है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। उसमें यह कहा गया था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी भारत में आए हैं उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो या किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि नेक में पता चलता है कि बांग्लादेशी घुस आते हैं, और बहुत सारे बांग्लादेशी रह भी रहे, आपके सभी के क्षेत्र के आसपास रह रहे, आप सभी को पता है, अब वो यहाँ पर कोई क्राइम कर दें, कैसे ढूंढोगे उनको? उनकी तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास में, तो वो यहाँ पर रह के कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करेंगे। जैसे कि अभी बीच में चल रहा था कच्छाधारी बदमाश, वो थे तो वही भाई, कोई काम करना ही रहे, कुछ आता है नहीं तो वो करेंगे क्या? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, बदतमीजी करेंगे, फटेंगे यहीं पे। तो ऐसी स्थिति ना हो, ज़्यादातर आगे चल के ऐसी स्थिति ना बने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत में आ गए, चाहे बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के, उनको नागरिकता हम देते हैं सीएए के थ्रू। लेकिन अगर जो 1971 के बाद में भारत में आए, उनको बढ़िया सा एक इतना बड़ा बढ़िया सा पुलिस वाला डंडा जो आवाज़ भी नहीं करता, चपकता भी बहुत कायज। मेरे एक दोस्त के पड़ी थी, नीला पड़ गया था पूरा पीठ ईट, तो बढ़िया दबा के कुटाई, फोड़ दो, अब फोड़ने के बाद उनको उन्हीं के देश में उठा के फेंक दो, भाग यहाँ से, उस टाइप से। तो वो चीज़ होनी चाहिए, ये बात इसमें एनआरसी में कही गई, और इस बात से सभी लोग सहमत भी होना चाहिए कि क्यों भाई हम किसी दूसरे देश के व्यक्ति को अपने यहाँ रह के खिलाएं। आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में बैठा के कब तक खिलाओगे भाई? एक दिन खिला लोगे कि चलो भैया खा लो, पुण्य कमा लें, 2 दिन पुण्य कमा लें, 3 दिन पुण्य, अरे जीवन भर क्या पुण्य कमाएंगे जब वो आपके ही घर में घुसने लगेंगे, आपके ही कमरे को हाईजैक कर लेंगे, बोल सकते हो आपके ही कमरे पर कब्जा कर लेंगे। अगर आपने कुछ कहा, कोई गतिविधि की, तो वो 10-20 होंगे उस कमरे में रहने वाले, आप लोग 4 लोग आपको कूट देंगे धर के। तो ऐसी स्थिति काहे पैदा हो रही हैं, वो चीज़ें इतनी निकल के नहीं आ पा रही हैं, और सरकार को इस पर कोई कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये बड़ा तकलीफ देंगी, और दे भी रही हैं, ठीक है। ये बात हो गई एनआरसी की। इसके बाद में आगे देखते हैं, एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर
कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना आवश्यक है। कोई एनआरसी में ये बात कही गई है, एनआरसी उनके ऊपर लागू होगी जिसके पास ये 30 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको यहाँ से भगाओ, और जो इनके पास वो 30 डॉक्यूमेंट, अरे जो स्टार्ट से ही भारत में रह रहे उनके पास डॉक्यूमेंट काहे नहीं होंगे, 75 जगह नाम लिखा होगा तो वो काहे टेंशन ले रहे हैं। शाहीन बाग वाले ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से वही है बांग्लादेशी, उनकी सोच ही वही है, तभी तो वहाँ पे धरना दे रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए दे रहे हैं जो बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ किए कि सरकार इनकी हो जाए, वहाँ पे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है दुनिया भर के वो कर्मकांड समझाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा, ना तो बढ़िया खातिरदारी की जाएगी, उसके बाद में 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अपने घर वापस जाइए बढ़िया से कुटाई होने के बाद। तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको साबित नहीं किया तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा, ऐसी जगह जहां पर आपको उठा के फेंक दिया गया। और तुम फिर बताओ बढ़िया दंडस व्यवस्था करके कहाँ से आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए साहब, चलो भैया व्यवस्था, बढ़िया कुटाई करी उनने और बांग्लादेश में उठा के बॉर्डर से लात मार के फेंक दिया, भाग यहाँ से। वो इसी लायक है, वो यहाँ पर जब कुछ करेंगे नहीं तो यहाँ पर फिर अपराध के अलावा उनके पास बचता ही क्या है। आगे देखते हैं, एक है एनपीआर। एनपीआर में क्या है, एक ये भी नाम देखने को मिलता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा, इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। ऐसी बात, जनसंख्या को काउंट करने के लिए ये नियम लाया गया था एनपीआर से संबंधित, ये बात इसमें कही गई। अब ये जो स्मरणीय तथ्य हैं ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे और उस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। उस क्लास में आप सभी को लाइव रहना है, उसका समय आपको बता देते हैं। वो समय रहने वाला है कल शाम को 5 बजे, आपको हर हाल में लाइव आना है और उस लिंक को भी एक दूसरे को शेयर करना ताकि अच्छी संख्या हो पाए, तभी मजा आता है क्वेश्चन में क्यूज करने में, कि थोड़ा कंपटीशन फील हो और स्थिति पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही, वो भी आप उस सेशन में आके हमें बता सकते हो। तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।